हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का कॉमर्स की इस क्लास में। तो आज की क्लास में हम बात करेंगे जीएसटी के ऊपर। इसका एप्लीकेशन अकाउंटेंसी में कैसे होता है। तो पहले जीएसटी का छोटा एक बैकग्राउंड समझ लेते हैं, जीएसटी क्या होती है, उसके बाद हम इसकी अकाउंटिंग कैसे होती है वो जानेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं जीएसटी। तो जीएसटी का फुल फॉर्म क्या होता है बेटा? जीएसटी। जीएसटी मतलब क्या होता है? गुड्स एंड सर्विस टैक्स। क्या होता है? गुड्स एंड सर्विस टैक्स। ये किस प्रकार का टैक्स होता है? तो ये एक इनडायरेक्ट टैक्स है। ठीक है, इनडायरेक्ट टैक्स है जिसको जो इंडिविजुअल है वो हम डायरेक्टली पे ना करके गवर्नमेंट को इनडायरेक्टली पे करता है। इनडायरेक्टली का मतलब क्या है? जितना भी हम परचेस सेल करते हैं उस पे जितने भी हम टैक्सेस पे करते हैं, जितने भी हम सामान जो भी हम सामान खरीदते हैं और बेचते हैं उस पे जो भी हम टैक्स पे करते हैं गवर्नमेंट को, वो क्या होता है? इनडायरेक्ट टैक्स होता है। इनडायरेक्ट टैक्स का मतलब हम डायरेक्टली गवर्नमेंट को नहीं पे करते हैं, हम किसी और को पे करते हैं, वो गवर्नमेंट को पे करता है, तो उसका मतलब होता है इनडायरेक्ट टैक्स। जीएसटी कब से लागू हुआ बेटा? तो ये जीएसटी जो है पहली बार जो फर्स्ट प्रपोज्ड इसको कब किया गया था? तो ये 2000 में आपको प्रपोज किया गया था सबसे पहली बार केलकर कमेटी के द्वारा। किसके द्वारा? केलकर कमेटी के द्वारा। क्या है इसका इम्प्लीमेंटेशन कब हुआ है बेटा? तो ये 101वां कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के थ्रू हुआ है। और ये इम्प्लीमेंटेड कब हुआ है? इम्प्लीमेंटेड कब हुआ है बेटा? तो इम्प्लीमेंटेड हुआ है ये 1 जुलाई 2017 से। 2017 1 जुलाई। ठीक, ये इम्प्लीमेंटेड है पूरा नेशन में। इसका मेन मकसद क्या था जीएसटी लाने का? तो वन नेशन वन टैक्स था। क्या था? वन नेशन वन टैक्स। तो ये कुछ सिंपल से इसका बैकग्राउंड हमने जान लिया। बाकी जितने भी जीएसटी का लॉ है, कहाँ कहाँ अप्लाई होता है, ये सारे टैक्स के विषय हैं आपके। आपको 11th क्लास में जीएसटी का एप्लीकेशन हम अकाउंट्स में कैसे यूज करते हैं उसके बारे में थोड़ा सा जानना है। तो बात करें जीएसटी क्या है? गुड्स एंड सर्विस टैक्स है इसका फुल फॉर्म। और ये एक इनडायरेक्ट टैक्स है जो कि हम परचेस या सेल पे देते हैं। इनडायरेक्ट का मतलब क्या होता है? जो हम टैक्सेस जितने भी होते हैं हम डायरेक्टली गवर्नमेंट को ना पे करके किसको पे कर रहे होते हैं? अपने जिससे हम सामान खरीदते हैं, जिसको सामान बेचते हैं, उससे हम उसको हम पे कर रहे होते हैं, वो कहीं ना कहीं देता है। जैसे कि आप दुकान पे जाते हो या आप शॉपिंग कॉम्प्लेक्स में गए तो उसमें जीएसटी इंक्लूड होता है आपके बिल में। आपने कभी बिल देखा हो तो जीएसटी इंक्लूड होता है। तो आप सरकार को नहीं पे कर रहे हैं, आप उस शॉपकीपर को पे कर रहे हैं। उस शॉपकीपर पेमेंट करेगा किसको? गवर्नमेंट को। ठीक है, ये सबसे पहली बार आया। फर्स्ट इसका प्रपोजल हुआ था 2002 में केलकर कमेटी के द्वारा। और ये 101वां कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के तहत इसको लागू किया गया है। ठीक है, और ये कब से लागू हुआ है पूरे देश में? तो जुलाई 2017 से, 1 जुलाई 2017 से लागू हुआ है। और इसका मेन उद्देश्य क्या है? वन नेशन वन टैक्स। ओके, तो अब बात करते हैं कि जीएसटी का इम्प्लीकेशन जो है वो अकाउंटेंसी में किस प्रकार होता है। तो आज हम जान लेते हैं जीएसटी क्या होता है। जीएसटी एक प्रकार का कॉम्प्रिहेंसिव टैक्स होता है। कॉम्प्रिहेंसिव इनडायरेक्ट टैक्स है। कॉम्प्रिहेंसिव इनडायरेक्ट टैक्स का मतलब क्या है कि पहले बहुत अलग अलग प्रकार के टैक्सेस हमें देने पड़ते थे एक गुड्स के ऊपर। ठीक है, जिससे क्या होता था? टैक्स का दोहराव बढ़ जाता था। दोहराव मतलब कैस्केडिंग इफेक्ट टैक्स का बढ़ जाता था। इन कैस्केडिंग इफेक्ट से मतलब ये है कि आपको एक गुड्स एंड सर्विस के ऊपर आपको अलग अलग प्रकार के कई टैक्स देने पड़ते थे और टैक्स के ऊपर भी टैक्स देने पड़ते थे। ठीक है, जैसे तो इन सभी डिमेरिट्स को, इन सभी लूप होल्स को क्या करने के, एलिमिनेट करने के लिए एक सिंगल टैक्स सिस्टम इंट्रोड्यूस किया गया इंडिया में, जिसका नाम है जीएसटी, गुड्स एंड सर्विस टैक्स। एक वन नेशन वन टैक्स। ठीक, तो ये कॉम्प्रिहेंसिव टैक्स है जो कि किस पे लगाया जाता है? तो ये लगाया जाता है आपके जितने भी परचेस एंड सेल्स ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज होते हैं। परचेस एंड सेल्स ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज पे हम क्या लगाते हैं? जीएसटी लगाते हैं। लेकिन इसका कुछ एक्सेप्शन भी है बेटा। एक्सेप्शन मतलब क्या है कि आप पेट्रोलियम पे किसी प्रकार का जीएसटी नहीं है और एल्कोहल पे जीएसटी नहीं लगता है, इनडायरेक्ट टैक्स नहीं लगता है। ठीक, और लोकल बॉडीज जितने भी होते हैं जैसे कस्टम ड्यूटी वगैरह पेमेंट करने के लिए, उस पे भी जीएसटी नहीं लगता है। तो आप इसका एक्सेप्शन याद रखेंगे कि जीएसटी आपको कौन कौन सी चीजों पे नहीं देना है। तो वो आपका पेट्रोलियम हो गया, अल्कोहल हो गया, एंड लोकल बॉडीज जो टैक्स लगाती हैं जैसे कि कस्टम ड्यूटी, वो भी आपको पेमेंट नहीं करना है। तो ये इसका एक्सेप्शन होता है, आप इस चीज को याद रखेंगे। ये देखो यहाँ पे जीएसटी कैसे इम्प्लाई होता है। ठीक, जैसे कि कैस्केडिंग इफेक्ट को मैंने बोला कि एक कैरेक्टरिस्टिक्स होता है जीएसटी का, इसका कैस्केडिंग इफेक्ट को इसने दूर किया है। कैस्केडिंग इफेक्ट क्या होता है? जैसे कि आप 10,000 रुपए का एक सामान खरीद के लाए और आपने उस पे 10% जो है वो जीएसटी पे किया है। ठीक, कैसे जीएसटी एलिमिनेट करता है डबल टैक्सेशन को? 10% आपने उस पर जीएसटी पे किया है, तो अब इसका वैल्यू कितना हो जाएगा? 10,000 का अगर आप बात करें 10%, तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी बेटा? 1,000 रुपए।
₹1000 आपका ये जो है मतलब जीएसटी का अमाउंट हो गया, ठीक। तो आपने परचेस किया है इसको, जब आपने परचेस किया तो ये सामान कितने में आप ले आए होंगे, 10,000 इसकी वैल्यू, सामान की वैल्यू प्लस 1,000 आपने इस पे टैक्स भरा होगा, 11,000 का आप सामान खरीद करके लेके आए। अब आप इसको मान लो कि सेल करने के पर्पज से लेकर के आ रहे हो, तो 11,000 पे सेलिंग उसका अगर उसका एट द रेट कितने परसेंट, 12% पे मान लो कि आपको देना है, ठीक है। जीएसटी आपने बेचा है तो वहां पे आपको इंटरेस्ट कितना चार्ज किया गया, 12% चार्ज किया गया। तो अब आप इसको कैसे निकालेंगे, इसका अगर आप 12% निकालते हैं तो कैसे निकालेंगे, 1320 रुपए इसका जीएसटी हो गया। तो अब आपको कितना पेमेंट करना होगा, जब आपने परचेस एंड सेल किया तो आपको जीएसटी कितना पेमेंट करना होगा बेटा, तो 1320 रुपए जो है वो आउटपुट हो गया, मतलब इतना जीएसटी आपको एक्चुअल पेमेंट करना है। लेकिन जब आप इनपुट, जब जो दोनों का जो डिफरेंस होगा, ठीक, इन दोनों का जो डिफरेंस होगा बेटा 320 रुपए, इतने ही जीएसटी होगा, अब आपको फिर से पेमेंट करनी होगी। ये क्या बताता है कि जितना भी आपने माइनस सेल्स के ऊपर जितने भी जीएसटी पेमेंट किया होगा आपने, ठीक, इन दोनों का जो एक्स्ट्रा पेमेंट करना होता है, ठीक है। तो ये इसी वजह से ये क्या करता है, पहले क्या होता था कि आप 1,000 आपने पहले पेमेंट कर दिया है, लेकिन ये जो 1320 रुपए है, तो ये 1320 रुपए अब आपको फिर से पेमेंट करना होता था। तो इस वजह से क्या होता था, गुड्स एंड सर्विस का जो दाम है वो ज्यादा लगता था, ज्यादा बढ़ा हुआ लगता था। लेकिन अभी क्या है बेटा कि जीएसटी में आप जो खरीद के आपने जो जितना परचेस पे आपने जीएसटी पेमेंट किया है और जितना सेल पे जीएसटी पेमेंट करना है, जितना वैल्यू है आपको, उन दोनों का जो डिफरेंस है बस उतना ही गवर्नमेंट बोलेगी आपसे चार्ज करेगी, ठीक है। तो यही जीएसटी का बेनिफिट है, ये कैस्केडिंग इफेक्ट को क्या करता है, एलिमिनेट करता है, डबल टैक्सेशन को क्या करता है, एलिमिनेट करता है। तो अकाउंटिंग आपको 11th क्लास में सिर्फ इतना ही अकाउंटिंग में आपको रिकॉर्ड करना है, आगे हम देखेंगे जनरल एंट्री के माध्यम से कि कैसे हम इसको रिकॉर्ड करते हैं। लेकिन जो हम खरीद करके लाते हैं, परचेस पे जो जीएसटी पेमेंट करते हैं, उसको हम क्या कहते हैं, इनपुट जीएसटी। क्या कहते हैं बेटा, इनपुट जीएसटी। और जो सेल पे हम जीएसटी हमें पे करना है उसको क्या कहते हैं, आउटपुट जीएसटी कहते हैं। क्या कहते हैं, आउटपुट जीएसटी कहते हैं बेटा, ठीक है। इन दोनों का जो डिफरेंस होता है वही हमें क्या करना है, वही जीएसटी का एक्चुअल अमाउंट होता है जो कि आगे हमें पेमेंट करना होता है। तो सबसे पहले ये बात कर लेते हैं कि जीएसटी जो पे होता है वो इनपुट जीएसटी होता है, ठीक है। जो भी इंक्रीमेंटल वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विस, जीएसटी किस पे लगाया जाता है, तो इंक्रीमेंटल वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज पे, जितना हमने गुड्स एंड सर्विसेज को परचेस किया और जितना उसका इंक्रीमेंट किया उसके वैल्यू में, सिर्फ उन्हीं के डिफरेंस पे जो अमाउंट लगता है, जो रेट लगता है, उसको हम क्या कहते हैं, जीएसटी कहते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होता है जीएसटी का बेटा। तो जीएसटी वैल्यू एडेड टैक्स है। वैल्यू एडेड टैक्स का मतलब क्या होता है, वैल्यू एडेड टैक्स का मतलब क्या है कि आपको जीएसटी किस पे पेमेंट करना है, जितनी वैल्यू आपने गुड्स एंड सर्विसेज में ऐड की है उतने ही पे आपको टैक्स पेमेंट करना होगा, ठीक है। जो आप पहले पेमेंट करके आ चुके हो उस पे आपको उतने वैल्यू के लिए आपको जीएसटी या टैक्स, इनडायरेक्ट टैक्स पेमेंट करने की जरूरत नहीं है, ठीक। दूसरा क्या है, जीएसटी पेड इज नॉट कॉस्ट। जो हम जीएसटी पेमेंट करते हैं वो कॉस्ट नहीं होता है। क्या मतलब है इसका, जीएसटी पेड ऑन परचेस ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इज नॉट कॉस्ट ऑफ परचेस बट एसेट्स, ठीक है। And set off against GST collected on sales. GST collected on sales is not an income of the seller, it is a liability and payable to the government. इसको कैसे समझेंगे इस कैरेक्टरिस्टिक्स को, जीएसटी पेड इज नॉट कॉस्ट, मतलब जीएसटी जो हम पेमेंट कर रहे हैं वो हमारा कॉस्ट नहीं है। इसको कैसे समझ लेंगे बेटा, आगे देखते हैं। जीएसटी का कैरेक्टरिस्टिक्स है सेकंड बेटा कि जीएसटी पेड इज नॉट कॉस्ट, हमारे लिए वो खर्चा नहीं है। क्यों नहीं मानना चाहिए, क्योंकि मान लो कि हम परचेस करा है, हमने सामान परचेस किया है 10,000 रुपए का, ठीक। 10,000 रुपए का आपने कुछ सामान लेकर के आए और 10% के रेट से आपने जीएसटी आपको देना है, ठीक। तो आपके कितना हो गया सामान, 11,000 रुपए आपको टोटल अमाउंट क्या करने हैं बेटा, पेड करने हैं, ठीक। आपने जो ये 1,000 रुपए का जो जीएसटी पेमेंट किया है ये आपके लिए खर्चा नहीं। अब इस अमाउंट को, ये जो एसेट्स है, तो आपने जो परचेस किया है उस पे वो आपके लिए एसेट्स हो गया। 1,000 रुपए जो आपने जीएसटी का पेमेंट किया है करते हैं वो हमारे लिए क्या होता है, एसेट्स होता है, एसेट की तरह काम करता है, मतलब आगे हमें इसको पेमेंट नहीं करना है, ठीक है। अब मान लो कि सेलर है, यहाँ पे कोई सेलर है आपका, उसने ये 11,000 के सामान को, 11,000 के सामान को मान लो कि आपको 13,000 रुपए में बेचता है, अपना प्रॉफिट ऐड करके और जीएसटी ऐड करके, और इसको ये 13,000 रुपए जो है क्या होते हैं बेटा, मिल जाते हैं, इसमें जीएसटी इंक्लूडेड है।
तो अब ये क्या करेगा, गवर्नमेंट इससे कहेगा कि मान गवर्नमेंट इससे क्या कहेगा कि जो 13,000 का वो ये है, 13,000 जो आपको सामान मिला है, तो इसमें से आप क्या करें, एक तो आपका 11,000 रुपये जो पेमेंट कर रखा है। अब मान लो कि जो ये सेलर है, ठीक है, अब इसने ये सामान खरीद लिया 11,000 रुपए में बेटा, और अब इसने अपना प्रॉफिट भी जोड़ा और इसने सामान किस में बेच दिया आपका, इसने जीएसटी का रेट क्या है, अगर आपने इसने 11,000 का सामान आपको बेचा और इसने इस पे जीएसटी का रेट कितना चार्ज करना है, मान लो कि 20% चार्ज करना है, कितना परसेंट चार्ज करना है, 20% चार्ज करना है। तो अब 11,000 का 20% का जीएसटी कितने रुपए के कितना रुपए बनता है, ठीक, तो आप ये देख लेंगे 2200 बन रहा है। 2200 में गवर्नमेंट बोलेगी, अब सेलर जो है वो क्या करेगा, सेट ऑफ करेगा कितना जीएसटी, जितना उसने परचेस करने के टाइम पे पेमेंट ऑलरेडी सरकार को कर दिया है। तो अब ये 1200 रुपए का जो जीएसटी है बेटा, ये इसके लिए सेलर के लिए क्या हो जाएगा, ये लाइबिलिटी हो जाएगी, मतलब इसको ये क्या करना है, पेमेंट करना है आगे गवर्नमेंट को, ठीक। तो ये जितना इनपुट जीएसटी है और जितना इसको पेमेंट करना है, दोनों का डिफरेंस निकाल करके ये लेकिन अपने पास नहीं रख सकता, इसको क्या करना पड़ेगा, पे करना पड़ेगा गवर्नमेंट को, तो ये इसके लिए लाइबिलिटी हो गई। तो जो परचेसर होता है, जो सामान खरीदता है, वो जब जीएसटी पेमेंट करता है तो उसके लिए वो कॉस्ट नहीं होता, उसके लिए वो क्या होता है, एसेट्स होता है। और जो सेलर होता है, जब वो सामान बेचता है तो उसके वो जब कैश कलेक्ट करता है, तो जो जीएसटी का अमाउंट उसके पास आता है, वो उसके लिए एसेट नहीं होता, वो उसके लिए लाइबिलिटी होता है, क्योंकि वो उसको आगे पेमेंट करना होगा। तो वही ये बात कर रहा है कि जीएसटी पेड इज नॉट कॉस्ट, ठीक, वो कॉस्ट नहीं है हमारा। यूनिफॉर्म रेट पेड बाय द परचेसर ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, जीएसटी ने जितने भी अलग अलग प्रकार के टैक्सेस होते हैं उसको क्या किया, एलिमिनेट कर दिया है। तो अब आपको एक ही तरह का एक ही रेट का जीएसटी पेमेंट करना होता है, जितने भी गुड्स है, कोई क्या आप किसी भी प्रकार का गुड्स खरीदने जा रहे हैं तो उस पर फिक्स रेट का जीएसटी होता है, या तो 0% होगा, या 5% होगा, या 10% होगा, या 20 होगा, या 28 होगा, ऐसी जीएसटी का रेट चलता है, ठीक है। तो 5 स्लैब है जीएसटी के, उसमें यूनिफॉर्म रेट के हिसाब से आप जो भी गुड्स खरीद रहे हैं उसका एक यूनिफॉर्म रेट है, कोई आपको एक्स्ट्रा चार्ज नहीं कर सकता है, ठीक है। तो आप उसी के हिसाब से पेमेंट करते हैं जीएसटी का। तो ये हो गया कि कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हो गया आपके जीएसटी के, कि वैल्यू एडेड टैक्स है, जीएसटी पेड इज नॉट कॉस्ट, मतलब जो परचेसर होता है उसके लिए एसेट्स होता है जीएसटी पेमेंट करना, और जो सेलर होता है, जो सेल्स करता है, उसके लिए इनकम नहीं होता है, ये लाइबिलिटी होती है, ये आप याद रखेंगे, ठीक है, ये एमसीक्यू में बन सकता है। और यूनिफॉर्म रेट के हिसाब से हम जीएसटी का पेमेंट करते हैं, ठीक है। अब आते हैं मेन ऑब्जेक्टिव क्या होता है जीएसटी का बेटा, तो ये कॉमन नेशनल मार्केट क्रिएट करना होता है, क्या होता है, कॉमन नेशनल मार्केट क्रिएट। मेन ऑब्जेक्टिव क्या होता है जीएसटी का बेटा, तो कॉमन नेशनल मार्केट क्रिएट करता है, मतलब जितने भी जीएसटी रेट्स हैं अलग अलग उनको चार्ज करने के बजाय एक एक नेशनल मार्केट हो, मतलब जब जीएसटी का इतना जब टैक्स का सिंप्लीफिकेशन होता है तो वो जितने भी बायर, जितने भी डीलर्स होते हैं, बायर्स होते हैं, उनके लिए क्या करता है कि जो टैक्सेशन इतनी जटिल प्रक्रिया है, इतना जटिल है कि लोगों को समझने में बहुत मुश्किल होती थी, उसको और क्या करता है, आसान कर देता है। तो अब आपको हर टैक्स के बारे में, हर प्रकार के टैक्स के बारे में, उनके रेट्स के बारे में और उनके प्रोसीजर के बारे में समझने की आवश्यकता नहीं है। वन नेशन है, वन टैक्स है, तो सबको इसके बारे में जानकारी होती है। तो जितना भी क्या है कि और एक सिंगल मार्केट क्रिएट करता है। एक सिंगल मार्केट का मतलब क्या है कि कोई भी आपको एक्स्ट्रा चार्ज नहीं कर सकता है, सबके लिए वो सामान्य है, ठीक है। तो कोई कोई भी व्यक्ति जो है वो अपने गुड्स एंड सर्विसेज को एक पर्टिकुलर रेट पे मार्केट में खरीदता और बेचता है, ठीक है। तो ये अननेसेसरली के ओवर चार्जिंग, कैस्केडिंग इफेक्ट, डबल टैक्सेशन के उसको खत्म करते हैं, ठीक है। फिर आता है गुड्स बिकम चीपर, जब आपको एक पर्टिकुलर रेट के हिसाब से अलग अलग प्रकार के टैक्सेस नहीं लगेंगे तो ऑफकोर्स गुड्स एंड सर्विसेज का जो प्राइस है वो कम रहेगा ही रहेगा। इजी ऑफ डूइंग बिजनेस, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस मतलब क्या है कि जो बिजनेस मैन होते थे उनको बहुत ज्यादा ये दिमाग, जो बिजनेसमैन होते थे उनको हमेशा टैक्स का पेमेंट करना है, और टैक्स जितने प्रकार के होंगे उतना ही ज्यादा जटिलता बढ़ती जाती है, ठीक है। तो टैक्स को सिंप्लीफाई करके ये इंश्योर किया गया कि जो बिजनेसमैन है, जो परचेसर है, सेलर है गुड्स एंड सर्विसेज के, उन पे अननेसेसरी टैक्सेशन का, रेट्स का बर्डन एलिमिनेट किया जाए, तो जो कि जीएसटी ने किया है बेटा, ठीक।
अट्रैक्टिंग फॉरेन इन्वेस्टर्स, अट्रैक्टिंग फॉरेन इन्वेस्टर्स का मतलब क्या है कि अब जो बाहरी देश के लोग हैं, जब टैक्सेशन जो सिस्टम है वो ईज होता है या थोड़ी लिबर्टी दी जाती है उसमें, तो जो आउटसाइड इन्वेस्टर्स होते हैं वो बहुत ज्यादा अट्रैक्ट होते हैं हमारे मार्केट की तरफ, क्योंकि उनको इतने सारे टैक्सेशन प्रोसेस से नहीं गुजरना पड़ता, तो वो उनका जो इन्वेस्टमेंट प्रोसेस है और जो इन्वेस्टमेंट करने का तरीका है वो क्या होता है और आसान हो जाता है, जिससे कि उनका अट्रैक्शन बढ़ता है। नो कैस्केडिंग इफेक्ट ऑफ जीएसटी, मतलब डबल टैक्सेशन आपसे चार्ज नहीं होगा। आप कैस्केडिंग इफेक्ट को सेल्स एंड परचेस वैल्यू का डिफरेंस याद रखेंगे। कैस्केडिंग इफेक्ट मतलब क्या है कि सेल्स से जितना मिला है माइन हम उसको किससे सेटअप कर देंगे, जितना परचेस हमने परचेस पे जीएसटी का पेमेंट किया है, ठीक। तो कैस्केडिंग इफेक्ट मतलब डबल टैक्सेशन। अपलिफ्टिंग जीडीपी, हमारा क्या है कि जब टैक्सेशन कम हुआ तो हमारा जो जीडीपी ग्रोथ रेट है बेटा वो क्या हो गया, बढ़ा है। सिंप्लीफाइंग इनडायरेक्ट टैक्स रेग्जिंग, इनडायरेक्ट टैक्स पहले बहुत ज्यादा माथापेची का काम होता था, जितने भी, क्योंकि अलग अलग स्टेट के सेंट्रल लेवल के अलग अलग टैक्सेशन थे, तो आपको एक जगह से जाकर के दूसरे स्टेट में सामान बेचना है या अपने स्टेट में, तो वहां के टैक्सेशन को जानो, उसको समझो, रेट क्या चल रहा है। अगर आप यहाँ पे दिल्ली में बैठे हुए हैं और आपको सामान बेचना है, एक बिहार में बेचना है, एक मुंबई में बेचना है, एक कर्नाटका में बेचना है, तो अलग अलग स्टेट के अलग अलग लेवल ऑफ टैक्सेस है, ठीक। तो इतना ज्यादा मुश्किल होता था पहले, लेकिन जो जीएसटी है उसने सिंप्लीफाई किया है टैक्स रेजिम को, क्योंकि जो टैक्सेशन प्रोसेस है या जो टैक्सेशन मार्जिन है वो बहुत ज्यादा क्या हो गया बेटा, लिमिटेड हो गई है, 5 हेड में क्लासिफाइड है, ठीक है, जिसमें सारे गुड्स एंड सर्विसेज आ जाते हैं। तो अब लोगों को इतना ज्यादा सोचने की जरूरत उस पर नहीं है। एंड बेटर टैक्स मैनेजमेंट, अब एक आम व्यक्ति भी जो टैक्स मैनेजमेंट है या टैक्सिंग प्रोसेस को, टैक्सेशन प्रोसेस को जो है वो आसानी से समझ पा रहा है, ठीक। जैसे हम और आप समझ पा रहे हैं वैसे एक नॉर्मल व्यक्ति भी समझ पा रहा है। अगर आप जाते हैं मॉल में और आपने वहां से कुछ सामान खरीदा, तो उसमें दो ही प्रकार के टैक्स आपको देखने को मिलते हैं। एक नीचे लिखा होता है जीएसटी, जीएसटी का बाइफर्केशन होता है कि अगर आप विद इन द स्टेट सामान खरीद रहे हैं तो आपको आईजीएसटी या सीजीएसटी पेमेंट करना पड़ रहा है, या फिर आपको अगर आप विद इन स्टेट सामान खरीद रहे हैं तो आपको एसजीएसटी और सीजीएसटी पेमेंट का बाइफर्केशन मिलेगा देखने को। अगर आप अदर स्टेट से अगर डील कर रहे हैं तो आपको आईजीएसटी का वहां पे कॉलम देखने को मिलेगा। दैट्स इट। तो जो बाइफर्केशन होता है जीएसटी का, उसने बहुत आसान कर दिया है जीएसटी को समझना, ठीक। तो इसके कैरेक्टरिस्टिक्स हो गए कि एक कॉमन मार्केट प्रोवाइड कर रहा है, गुड्स बिकम मोर चीपर, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, अट्रैक्टिंग फॉरेन इन्वेस्टर्स, नो कैस्केडिंग इफेक्ट, डबल टैक्सेशन हट गया है, uplifting of GDP and simply indirect tax regime, टैक्स स्लैब को बहुत लिमिटेड कर दिया गया है, डिफरेंट टाइप ऑफ टैक्सेस को हटाकर सिंगल टैक्स लाया गया है, एंड बेटर टैक्स मैनेजमेंट। ओके, तो ये आपके ऑब्जेक्टिव हो गए। तो ये जब थियोरी पोर्शन आएगा जीएसटी के ऊपर लिखने के लिए तो इतना काफी होगा, आप एक एग्जाम्पल से समझा के लिख सकते हैं, ठीक है। अब आता है कि बाइफर्केट कर देंगे कि जीएसटी को कितने उसमें क्लासिफाई किया गया है बेटा। तो जीएसटी का क्लासिफिकेशन किसमें, 3 तरीके से इसको बाइफर्केट किया गया है, सीजीएसटी, एसजीएसटी एंड आईजीएसटी। सी मतलब क्या होता है बेटा, सेंट्रल, क्या होता है, सी का मतलब क्या है यहाँ पे, सेंट्रल। एस मतलब क्या है, स्टेट। यू मतलब क्या है, यूटी, यूनियन टेरिटरी। और आई मतलब क्या है, इंटीग्रेटेड, इंटीग्रेटेड। समझ में आ रहा है। सीजीएसटी मतलब क्या है कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो जो टैक्स कलेक्ट करती है उसको सीजीएसटी कहते हैं। और जो एसजीएसटी है या यूजीएसटी है, जैसे कि हमारे जो भारत है वो स्टेट और यूटीज में बटा हुआ है, स्टेट और यूनियन टेरिटरी में बटा हुआ है। तो जो भी टैक्सेस लगते हैं, अगर वो स्टेट के साथ अगर आप डील कर रहे हैं तो वहाँ पे एसजीएसटी का यूज होता है, और अगर आप यूटी के साथ, किसी भी यूनियन टेरिटरी के साथ अगर आप डील कर रहे हो तो वहाँ पे यूजीएसटी का इस्तेमाल होता है। और आईजीएसटी मतलब क्या होता है, इंटीग्रेटेड टैक्स। इंटीग्रेटेड टैक्स मतलब यहाँ पे जो टैक्स का कलेक्शन होता है वो डायरेक्ट सेंट्रल गवर्नमेंट करती है, और उसके बाद जो भी उससे रिलेटेड स्टेट होते हैं उनको वो आप अपना देती है, तो वो उनका मैटर है। वो सारे टैक्सेशन के पार्ट है। आपको इसमें अकाउंटिंग के पर्सपेक्टिव से समझना है कि जीएसटी को 3 पार्ट में बाइफर्केट किया गया है, सीजीएसटी, एसजीएसटी एंड आईजीएसटी। ओके, सी जीएसटी और एसजीएसटी बेटा इंट्रा स्टेट में जीएसटी अप्लाई होता है, ठीक है। सीजीएसटी और एसजीएसटी जो होता है इंट्रा स्टेट, इंट्रा स्टेट मतलब क्या होता है बेटा, विद इन द स्टेट। अगर आप महाराष्ट्र में हो तो अगर आप महाराष्ट्र में हो और महाराष्ट्र में ही डील कर रहे हो, ठीक,
तो वो क्या हो जाएगा बता, इंट्रा स्टेट। इंट्रा मतलब क्या होता है, विद इन द स्टेट, एक स्टेट के अंदर ही जब आप डील कर रहे होते हैं तो उसमें जीएसटी कौन कलेक्ट करता है, राज्य सरकार भी लेती है उस जीएसटी से और सेंट्रल गवर्नमेंट भी लेती है। लेकिन अगर जब आप इंटर स्टेट की बात करते हैं, इंटर स्टेट मतलब क्या है, क्या होता है, विद टू स्टेट, विद इन टू और मोर स्टेट, ठीक है, दो या दो से अधिक स्टेट की जब हम बात करते हैं तो वहां पे इंटर स्टेट आता है। तो आप ये याद रखेंगे, इंट्रा मतलब विद इन द स्टेट, अंदर, इंट्रा मतलब अंदर, और इंटर मतलब क्या होता है, दो के बीच में, ठीक है। तो दो बीच में मतलब दो स्टेट गवर्नमेंट, दो यूटीज या स्टेट या यूटीज, ऐसे में जो आईजीएसटी का इस्तेमाल होता है। तो इसमें सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट जो होता है वो टैक्स कलेक्ट करती है, बाद में वो जितने भी स्टेट इन्वॉल्व होते हैं उनके राज्य सरकार को भी देती है, लेकिन यहाँ पे टैक्स का कलेक्शन कौन करता है, तो आईजीएसटी यानी इंटर स्टेट। जीएसटी का पेमेंट अमाउंट क्या होता है, कैसे कैलकुलेट करते हैं कि कितना जीएसटी पेमेंट करना है, तो इनपुट जीएसटी एंड आउटपुट जीएसटी। इनपुट मतलब अब मैंने बताया कि आपको जो परचेस पे हम जीएसटी पेमेंट करते हैं उसको इनपुट जीएसटी कहते हैं। इनपुट क्यों कहते हैं, क्योंकि हमने उस चीज को परचेस किया है, तो हमने अपने पास लेकर के आए हैं तो हमने उतना जीएसटी उसको पेमेंट किया है, ठीक है। तो इनपुट जीएसटी हमारे लिए क्या होते हैं, एसेट्स होती है। आउटपुट जीएसटी जो होता है वो सेलर पेमेंट करता है, और आउटपुट जीएसटी क्या होती है बेटा, हमारे लिए किसी भी सेलर के लिए उसकी इनकम नहीं होती, उसके लिए वो लायबिलिटी होती है, बिकॉज ही हैज टू पे इट टू द सेंट्रल गवर्नमेंट। तो दैट इज आउटपुट जीएसटी। द डिफरेंस बिटवीन इनपुट जीएसटी एंड आउटपुट जीएसटी इज जीएसटी पेड। हाउ मच जीएसटी you have to pay to the government is the difference between the input GST and output GST. Okay. Now reverse charge and set off of GST we will discuss through the general entry. This will be discussed by the question. अब बात कर लेते हैं हम जर्नल एंट्री की, बात करते हैं बेटा कि जर्नल एंट्री हम क्या पास करेंगे, ठीक है, तो कैसे पास की जाती है। तो सबसे पहले आप लिखेंगे इन केस ऑफ इंट्रास्टेट। अगर इंट्रास्टेट की बात करते हैं कि अगर विद इन द स्टेट होता है, इसको आप लिख लेंगे यहाँ पे विद इन द स्टेट। तो इसमें क्या क्या जनरल एंट्री पास की जाती है बेटा, तो सबसे पहले यहाँ पे ए आप डालेंगे कि इन केस ऑफ परचेस, इन केस ऑफ परचेस ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, ठीक है। तो आप इसमें कैसे जनरल एंट्री पास करेंगे, परचेस अकाउंट डेबिट, जब आप कुछ सामान खरीद के लाते हैं तो क्या करते हैं, परचेस अकाउंट को क्या करते हैं, डेबिट करते हैं। अब आप में आता है कि अगर जब हम इंट्रा स्टेट की बात करते हैं, यहाँ देखें इंट्रा स्टेट की जब बात करते हैं, तो मैंने जैसे आपको ऊपर समझाया कि इसको दो पार्ट में बाइफर्केट करते हैं, सीजीएसटी और एसजीएसटी, ठीक है, या यूजीएसटी। तो आप परचेस पे कौन सा जीएसटी पेमेंट करते हैं, इनपुट, क्या करते हैं, इनपुट जीएसटी पेमेंट करते हैं, इनपुट सीजीएसटी अकाउंट डेबिट करेंगे, और इनपुट एसजीएसटी अकाउंट को डेबिट करेंगे, और यहाँ पे आप क्या करेंगे, क्रेडिटर को क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे, क्या करेंगे, जब आपने परचेस किया है। सेकंड बात करेंगे इन केस ऑफ परचेस रिटर्न, ठीक है, परचेस रिटर्न ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज की बात करते हैं। इन केस ऑफ परचेस रिटर्न के केस में आपकी क्या जनरल एंट्री बनेगी बेटा, तो परचेस रिटर्न के केस में आपकी जनरल एंट्री जो होता है वो बनती है, परचेस मतलब क्या, जब आपने परचेस किया, परचेस अकाउंट को डेबिट करेंगे तो परचेस रिटर्न को क्या करते हैं, क्रेडिट करते हैं, अपने क्रेडिटर को क्या करते हैं, राइज कर देते हैं। यहाँ पे क्या हो जाएगा बेटा, यहाँ पे जो क्रेडिटर होता है, क्रेडिटर को हम क्या कर देंगे बेटा, डेबिट कर देंगे, क्या करेंगे, डेबिट करेंगे, और परचेस रिटर्न अकाउंट को क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, इनपुट सीजीएसटी अकाउंट, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, टू इनपुट एसजीएसटी, ठीक, अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा। तो परचेस रिटर्न यहाँ पे डेबिट है, यहाँ पे क्या हो जाएगा बेटा, क्रेडिट हो जाएगा, और जितने भी हमने यहाँ पे जीएसटी को डेबिट किया है उसका इफेक्ट खत्म करने के लिए जब हम परचेस को रिटर्न कर देंगे तो क्या करेंगे, उसको क्रेडिट करेंगे, और क्रेडिटर यहाँ पे हमारे को डेबिट क्रेडिट किया था, तो अब यहाँ पे क्या करेंगे, हम इसको डेबिट कर देंगे, ठीक। अब तीसरे एंट्री की बात करते हैं कि जब सेल्स करते हैं तो क्या होता है, इन केस ऑफ सेल्स ऑफ गुड्स, अगर हम जब सेल करते हैं तो क्या होता है, तो सेल करते हैं तो बेटा क्या जनरल एंट्री पास होती है, डेटर को हम क्या करते हैं, डेबिट करते हैं। सेल्स के केस में क्या होता है, डेटर अकाउंट को डेबिट किया जाता है, और टू सेल्स, ये तो आपकी नॉर्मल एंट्री हो गई, टू सेल्स अकाउंट। अब क्या करते हैं हम, जीएसटी क्या करना है, हमें कलेक्ट करना है, जीएसटी क्या करना है बेटा, कलेक्ट करना है, तो हम क्या करेंगे, आउटपुट, सेल्स के केस में क्या होता है, आउटपुट जीएसटी होती है, आउटपुट सीजीएसटी एंड टू आउटपुट
SGST। ठीक है, ये काउंट आप लगा लेंगे। इन केस ऑफ सेल्स के डेट में आपने ये एक तो नॉर्मल एंट्री हो गई कि आपने डेटर को जिससे पैसे आपको क्या करना है, लेने हैं, तो आप उसको डेबिट करोगे और सेल्स के अकाउंट को क्या करते हैं, क्रेडिट कर देते हैं। और जो आपको इसका भी तो पैसा लेना है आपको GST का, तो आप उसको आउटपुट CGST और SGST कर देंगे। ठीक है, ये इसकी जनरल एंट्री हो गई। एक और जनरल एंट्री इसमें लास्ट होती है इन केस ऑफ सेल्स रिटर्न। सेल्स रिटर्न के केस में क्या एंट्री होती है बेटा, वो देख लेते हैं। सेल्स रिटर्न के केस में आपकी एंट्री जो होती है, आप सेल्स को क्या करते हैं, रिवर्स कर देते हैं, तो सेल्स रिटर्न अकाउंट क्या हो जाता है, डेबिट हो जाता है। आपने जो कलेक्ट किया है उसको आपको पेमेंट भी करना होगा, तो आउटपुट CGST अकाउंट डेबिट, इसको भी आप डेबिट करेंगे, आउटपुट SGST अकाउंट डेबिट, इसको भी आप डेबिट करेंगे। टू क्या हो जाएगा बेटा, यहाँ पे डेटर हो जाएगा। तो ये एंट्री समझ में आ गई आपको कि जब आप परचेस कर रहे हैं तो परचेस अकाउंट डेबिट तो हम क्रेडिटर करते ही थे, लेकिन आपको ये GST क्या करना है, पेमेंट भी करना है। तो आप उसको इनपुट, परचेस पे हम कौन सा GST पेमेंट करते हैं, इनपुट करते हैं, और इनपुट को दो पार्ट में बाइफरकेट करते हैं, CGST और SGST, तो डेबिट कर देंगे। परचेस रिटर्न में हम क्या करेंगे कि क्रेडिटर को अब क्या करेंगे, हम अपना डेटर बना लेंगे और परचेस रिटर्न अकाउंट को क्या करेंगे, क्रेडिट कर देंगे। लेकिन आपने जो कलेक्ट किया है GST, वो आपको पेमेंट भी तो, रिटर्न भी तो करना होगा, तो आप इनपुट CGST और इनपुट SGST को अकाउंट को क्रेडिट कर देंगे। अब बात करते हैं सेल्स के केस में क्या करेंगे, तो डेटर अकाउंट डेबिट, ये तो हम एंट्री करते हुए आए हैं कि सेल्स के केस में डेटर अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, लेकिन हम सेल्स पे कौन सा GST पेमेंट करते हैं, तो आउटपुट GST। आउटपुट GST मतलब क्या है कि ये GST हमने कलेक्ट किया है, इसका पेमेंट हमको किसको करना है, गवर्नमेंट को आगे करना है, तो ये इन आउटपुट CGST एंड आउटपुट SGST हो जाता है। और सेल्स रिटर्न के केस में क्या होता है बेटा कि सेल्स रिटर्न टू डेटर तो हम पहले से एंट्री का पास करते आते आए हैं, लेकिन आउटपुट जो सेल्स रिटर्न है, हमने जो सेल्स किया है वो जब हमें कोई रिटर्न करेगा तो हमने जो उस पे GST कलेक्ट किया है, हम उसको GST बाद में पेमेंट भी, GST का भी अमाउंट हमें उसको पेमेंट करना होगा। तो ये सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट, आउटपुट CGST डेबिट, आउटपुट SGST डेबिट टू डेटर अकाउंट। चलिए यहाँ पे एक क्वेश्चन इसको देख लेते हैं, क्वेश्चन के थ्रू समझेंगे तो जनरल एंट्री पास करना ज्यादा आसान हो जाएगा। ठीक है, परचेस गुड्स फ्रॉम सप्लायर फॉर रुपीज, सप्लायर फॉर रुपीज 20,000। ठीक, तो इसकी और इस पे आपको GST कितना, GST का रेट कितना दिया हुआ है, मान लो कि 10% दिया हुआ है GST का रेट। ठीक है, एट द रेट 10% GST। तो जो भी GST होता है बेटा, अगर वो इंट्रा स्टेट की बात करता है तो इंट्रा स्टेट में क्या होता है, हाफ हाफ हो जाता है। क्या होता है, हाफ कर देते हैं। तो 5% जो है वो आपका CGST में जाएगा और 5% जो है वो SGST में जाएगा। ठीक, तो आप इसका जनरल एंट्री कैसे पास करेंगे, तो परचेस गुड्स फ्रॉम सप्लायर, तो सप्लायर से परचेस किया तो परचेस अकाउंट में कितना चला जाएगा बेटा, 20,000 चला जाएगा। क्रेडिटर आपका कितना बन जाएगा, और आपने परचेस किया तो 20,000 का हमने गुड्स खरीदा है, 10%, तो 20,000 का 10% कितना होगा, 2,000 रुपए। तो जो 2,000 रुपए है इसमें CGST भी पेमेंट करना है, SGST भी पेमेंट करना है, तो इसको हम क्या करते हैं, हाफ कर देते हैं, क्योंकि ये आधा आधा जो अमाउंट है वो सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट दोनों लेते हैं। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, 1,000 रुपए जो है वो इनपुट आपका CGST में चला जाएगा और 1,000 रुपए जो है इनपुट आपका SGST में चला जाएगा। और अब आपको क्रेडिटर को कितना पेमेंट करना पड़ेगा बेटा, तो 22,000 रुपए जो है आपको पेमेंट करना होगा। ठीक, तो ये हो गया आपकी इन केस ऑफ परचेस में आपकी क्या एंट्री बनेगी। अब आता है परचेस रिटर्न में आपको क्या एंट्री बनेगा, तो देखते हैं परचेस रिटर्न में क्या ही एग्जांपल अगर हम यहाँ पे सेम कंटिन्यू करें तो इसका क्या एग्जांपल ये वाला है। तो अगर हम यहाँ पे सेम अमाउंट भरें तो क्या हो जाएगा, क्रेडिटर को हम कितने से डेबिट करेंगे, फिर से अगर हमें उसको कितना पेमेंट करना है, 22,000 रुपए फिर से हमें उसको पेमेंट करना होगा। रिटर्न कितने का, हम गुड्स कितने का रिटर्न कर रहे हैं, तो मान लो कि 20,000 रुपए का रिटर्न कर रहे हैं हम, और 1,000 रुपए हम CGST का रिटर्न कर रहे हैं और 1,000 रुपए हम SGST का रिटर्न कर रहे हैं। ठीक है, अगर ये इसको एक और एग्जांपल से समझते हैं। देखो जैसे ये अपने 20,000 का सामान खरीदा, इसमें से आपने जो है 20,000 का सामान खरीदा, इसमें से जो है आपने 10,000 का जो गुड्स है वो क्या किया बेटा, रिटर्न कर दिया। क्या किया है, परचेस रिटर्न किया आपने, 10,000 का गुड्स जो है आपने रिटर्न कर दिया है। तो GST अभी भी कितने परसेंट के हिसाब से लग रहा है बेटा, GST अभी भी आपको 10% के हिसाब से देना है। 10,000 का गुड्स आपने जो रिटर्न किया है, तो 10,000 पे सबसे पहले हम GST कैलकुलेट करेंगे, 10% कितना हो जाएगा, तो 10% आपका 1,000 रुपए हो जाएगा। तो आपको कितना रिटर्न करना पड़ेगा, तो आपने 10,000 का यहाँ पे गुड्स रिटर्न किया है। ओके,
और जो 1000 का जीएसटी है उसमें सीजीएसटी भी होगा और आपका एसजीएसटी भी होगा। क्या होगा? एसजीएसटी भी होगा। तो आपका इसको 2 से डिवाइड करो तो 500 रुपए आपको रिटर्न करने पड़ेंगे। ठीक है, तो 500 रुपए इनको और 500 रुपए तुमको, तो आपको टोटल कितना रिटर्न करना पड़ेगा बेटा? 11,000 रुपए जो है आपको रिटर्न करना पड़ेगा। तो ये परचेस रिटर्न की एंट्री हो गई। अब सेल्स की बात करते हैं, तो एक क्वेश्चन इसका देख लेते हैं। लिखेंगे आप सेल्स ऑफ वर्थ ₹2 लाख। ठीक है, मान लीजिए कि आपने 2 लाख का सामान क्या किया है? बेचा है। एट द रेट जीएसटी का परसेंट कितना है? जीएसटी का परसेंट आपको कितना दे दिया बेटा? मान लो कि आपको 20% दिया है। 20% आपको जीएसटी कैलकुलेट करना है। तो आप इसका कैसे अमाउंट एंट्री करेंगे? तो अपने जीएसटी का कैलकुलेशन सबसे पहले क्या करेंगे कि जितने की आपने सेल किया है, मान लो कि 2 लाख का आपने सेल किया है, 20% के हिसाब से आपको जीएसटी देनी है। ठीक है, तो आपका कितना? 40,000 रुपए जो है आपका जीएसटी का अमाउंट आता है। 40,000 रुपए को अब आप बाइफरकेट करेंगे सेंट्रल गवर्नमेंट को, यानी सीजीएसटी और यहाँ पे एसजीएसटी। ठीक है, तो सीजीएसटी कैसे आएगा? तो आधा जो होता है वो सेंट्रल गवर्नमेंट को जाता है और आधा क्या होता है? स्टेट गवर्नमेंट को जाता है। ये आधा आधा वाला जो पार्ट है वो जीएसटी का रूल ही है। ठीक है, तो आप इसको याद रखेंगे। तो 20,000 रुपए आपको सेंट्रल सीजीएसटी में देना है और 20,000 रुपए आपको क्या करना है? एसजीएसटी को देना है। तो आप इसको कैसे एंट्री करेंगे? सेल्स आपने कितने का किया बेटा? 2 लाख का आपने सेल्स किया है और आपको 20,000 रुपए आपने आउटपुट सीजीएसटी भरी है और 20,000 रुपए आपने आउटपुट एसजीएसटी भरी है। ये जो दोनों का अमाउंट होता है हमेशा क्या होता है? सी और एसजीएसटी का सेम होता है। ठीक है, तो आपको टोटल कितने देना पड़ेगा? आपको कितना लेना है, मतलब सेल्स से आपको कितना मिलेगा? तो 2,40,000 रुपए आपको टोटल रिसीव होगा। ओके, जब आपको ये अमाउंट रिसीव हो जाएगा तो यहाँ पे क्या एंट्री बनेगा? मतलब कैश जब रिसीव हो जाएगा तो कैश या बैंक अकाउंट डेबिट हो जाएगा। टू क्या हो जाएगा? आपका डेटर हो जाएगा। रिटर्न क्या होगा? मान लो कि आपने 2 लाख का सामान खरीदा और इसमें से 10,000 का सामान आपने क्या किया? रिटर्न किया बेटा। ठीक है, रिटर्न एट द, मान लो कि आपने इसमें 10% जो सामान है आपने रिटर्न कर दिया है। ठीक परसेंट, तो 2 लाख का आप 10% निकालेंगे। 2 लाख का 10% कितना होता है बेटा? तो ये 20,000 रुपए होता है। 20,000 रुपए का सामान जो है आपने रिटर्न कर दिया है, लेकिन आपको इस पे जीएसटी कितना देना है? तो जीएसटी अभी आपको 20% देना है। जीएसटी का रेट आपको क्वेश्चन में हमेशा बताएगा। ठीक है, ये तो हमने अपने से मान लिया है, लेकिन जीएसटी का रेट आपको हमेशा क्वेश्चन बताएगा। तो 20,000 का आप 20% निकालेंगे, कितना होता है बेटा? 4,000 रुपए होता है। तो 4,000 में आपको कितना रिटर्न करना है? तो सेल्स रिटर्न आपको 20,000 का आया है। ठीक है, आपने सेल किया था तो 20,000 का सामान उसने रिटर्न किया है, प्लस आपने उसने 2,000 रुपए सीजीएसटी का रिटर्न किया है और 2,000 रुपए एसजीएसटी का रिटर्न किया है। क्योंकि टोटल अमाउंट 4,000 का रिटर्न करना है जीएसटी का, तो उसको हाफ कर देते हैं तो 2,000 हो जाएगा। अब आपका डेटर फिर से कितने का क्रिएट हो गया? तो 24,000 का डेटर आपका फिर से क्या हो जाएगा बेटा? क्रिएट हो जाएगा। तो ये होता है कि इंट्रास्टेट में हम कैसे जर्नल एंट्री पास करते हैं। अब एक और देख लेते हैं, लास्ट है हमारा कि इन जो बाद आप देखेंगे कि जनरल एंट्री, इसके बाद आप लिखेंगे जनरल एंट्री इन द केस ऑफ इंटर स्टेट ट्रांजेक्शन। इंटर स्टेट ट्रांजेक्शन की बात करते हैं तो सबसे पहले हम क्या बात करेंगे कि हम परचेस में कैसे रिटर्न करेंगे, सेल्स में कैसे रिटर्न करेंगे। तो आइए देखते हैं। वन क्या हो जाएगा बेटा? परचेस ऑफ गुड्स। परचेस ऑफ गुड्स आपने सामान खरीदा है तब आपकी जनरल एंट्री क्या होगी? तो परचेस ऑफ गुड्स के दौरान परचेस अकाउंट क्या करेंगे? आप डेबिट करेंगे। अब इंटर स्टेट है तो इंटर स्टेट में आपको ये चीज ध्यान रखना है कि जो ये इंटर स्टेट है तो इंटर स्टेट में हम क्या लेते हैं? इंटर स्टेट में हम हमेशा आईजीएसटी लेते हैं। कौन सा जीएसटी लेते हैं? एक ही जीएसटी होता है बेटा, आईजीएसटी। क्या होता है? आईजीएसटी, इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विस टैक्स। ठीक है, तो यहाँ पे सिर्फ एक ही जीएसटी आप डेबिट करेंगे, आईजीएसटी को डेबिट करेंगे और यहाँ पे आप क्या करेंगे? क्रेडिटर को क्या करेंगे बेटा? क्रेडिट करेंगे। सेकेंड केस बनता है परचेस रिटर्न का। परचेस रिटर्न ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज का क्या केस बनता है बेटा? तो परचेस रिटर्न ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज का आपका केस बन जाएगा, क्रेडिटर को आप क्या करेंगे बेटा? क्रेडिट करेंगे। यहाँ पे क्रेडिटर अकाउंट को क्या करेंगे? डेबिट करेंगे। क्या करेंगे? डेबिट करेंगे। तो आपको पैसे, जिससे आपको पैसे क्या करने थे? देने थे, अब आप उसको क्या करेंगे? यहाँ पे डेबिट कर देंगे। ठीक है, क्योंकि आपने उसको सामान खरीदा था जिस जो से, अब आपने उसको रिटर्न कर दिया है। और यहाँ पे क्या करेंगे? टू क्या करेंगे? परचेस रिटर्न, रिटर्न अकाउंट को क्रेडिट करेंगे और यहाँ पे आईजीएसटी को आप क्या कर देंगे बेटा? जीएसटी को आप क्या करेंगे? क्रेडिट कर देंगे। आप यहाँ पे इनपुट लगाना नहीं भूलेंगे। देखिए यहाँ पे इनपुट
हमेशा ये याद रखिएगा कि जो परचेस होगा वो इनपुट ही होगा। क्या होगा? परचेस होगा वो इनपुट ही होगा, और यहाँ पे इनपुट ये छूट गया है तो आप इसको लगा देंगे। अब तीसरे केस की बात करते हैं। तीसरा जो है हमारा, उसमें क्या होता है, जब हम सेल्स ऑफ गुड्स की बात करते हैं तो सेल्स ऑफ गुड्स में क्या होता है कि आपने डेटर को क्या करा है, डेबिट करा है, सेल्स हो जाएगा आपका। ठीक है, लेकिन यहाँ पे एक और चीज आपने लेनी है, आउटपुट आईजीएसटी, आउटपुट आईजीएसटी। ओके, की एक एंट्री हो जाती है, और सेल्स रिटर्न का भी सेम एंट्री होता है बेटा। बस आपको ये याद रखना है कि जो इंटीग्रेटेड होता है, ये सॉरी जो इंट्रा होता है उसमें सी और एस जीएसटी दोनों आते हैं, और जो इंटर होता है उसमें सिर्फ आईजीएसटी आता है। परचेस अकाउंट के टाइम पे इनपुट आता है और सेल्स के टाइम पे आउटपुट आता है। दैट्स इट। तो ये आपका चौथा और लास्ट एंट्री है कि सेल्स रिटर्न। जब आप गुड्स को रिटर्न करेंगे तो उस टाइम पे जीएसटी अगर दिया हो तो क्या एंट्री बनती है, तो वो देख लेते हैं हम कि सेल्स रिटर्न के टाइम पे आपकी क्या एंट्री बनेगी। तो सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट हो जाएगा बेटा। ओके, उसके बाद आता है आपका कि आउटपुट आईजीएसटी, आईजीएसटी भी आपका क्या हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा ये, और टू क्या हो जाएगा, ये आपका डेटर हो जाएगा। डेटर अकाउंट का आप क्या करेंगे, क्रेडिट कर देंगे। डेटर अकाउंट क्या हो जाएगा बेटा, आपका क्रेडिट हो जाएगा। यही आठों जो है, बस आपको ध्यान रखना है कि आपको क्या पूछ रहा है, कि इंट्रा पूछ रहा है या इंटर पूछ रहा है, और परचेस पूछ रहा है या सेल्स पूछ रहा है। यही एंट्रीज जो है आपकी पास होंगी। ठीक है, 4 एंट्री। इस पे एक क्वेश्चन कर लेते हैं, इस पे एक क्वेश्चन कर लेते हैं ताकि क्लियरिटी आ जाए आपकी। ठीक है, तो क्वेश्चन है कि मान लो कि आपने सामान खरीदा, परचेस किया है, परचेस किया आपने गुड्स, 1 लाख का आपने सामान खरीदा है। ठीक है, जीएसटी का रेट क्या है बेटा, 5% है आपका जीएसटी का रेट। ठीक, तो आप क्या करेंगे, कैसे एंट्री होगी इसकी, तो 1000 का जो 5% है वो कितना हो जाता है बेटा, 5000 रुपये हो जाता है। कितना हो जाता है, 5000 रुपये आपको जीएसटी का अमाउंट है। तो आप इसमें कैसे एंट्री करेंगे कि आपने 1000 का जो है वो 1 लाख का सामान खरीदा है। ओके, और 1 लाख पे 5000 रुपये आपने जीएसटी के पेमेंट किए हैं, और आपको टोटल कितना अमाउंट आपको पेमेंट करना है, तो 1,05,000 रुपये आपको जो है बेटा पेमेंट करना है। तो सिंपली यही है कि आप इसमें परचेस रिटर्न कितना हो रहा है, आईजीएसटी, आईजीएसटी जो यहाँ पे रेट है बस उसको जितना अमाउंट है उस पर इंप्लाई करके यहाँ पे एंट्री बना देनी होती है। तो ये हो गया हमारा केस कि इंट्रा और इंटर स्टेट में जीएसटी का जनरल एंट्री कैसे पास होता है। ओके, आगे के वीडियो में हम देखेंगे कुछ 1-2 टॉपिक और रह गए हैं जीएसटी में, तो उसको हम आगे के वीडियो में कवर करेंगे।